चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। यानी तुमको कोई भी एक कंडक्टर दे दिया जाए, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड कर देना फिर से। चलो ठीक है। तो हम लोग अब कंडक्टर का किस क्या पढ़ने वाले हैं? रेजिस्टेंस। कि कोई भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। कि अगर कोई भी इस टाइप का एक लेते हैं, वायर टाइप का, जिसका लेंथ L है और इसका एरिया A है, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? लेंथ। यानी कि लेंथ वायर का जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसलिए तुम याद रखना कि अगले बार से कभी भी तुमको कम रेजिस्टेंस वाला वायर लेना हो तो हमेशा मोटा वायर लेना, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक। तो इसको अच्छे से लिखने के लिए लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ये फॉर्मूला आता है जहां पर रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था बताओ तो कोई। रेजिस्टेंस को क्या क्या डिफाइन कैसे डिफाइन करते थे बताओ? बताओ जी, भूल गए सब? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मत बोलना, ठीक है। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते थे रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ना ना, ऐसा थोड़ी ना। जो एनर्जी तुम एनर्जी कंज्यूम नहीं करता तो तुम रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं बोलना है। सिंपल हम बोलेंगे जो चार्ज फ्लो को अपोज करे तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, इसका कोई डेफिनेशन बता सकते हो कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी? बताओ कोई भी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। हाँ, कांस्टेंट तो है, लेकिन रेजिस्टिविटी होता क्या है हम ये पूछ रहे हैं। यहां तक तो सब क्लियर है कि भाई फॉर्मूला ये। हाँ बोलो बोलो, रेजिस्टिविटी इज द। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा कि वन कर दे, वन कर दे, वन कर दे, तो ये ऐसा नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ी ना होता है। डेफिनेशन का मतलब तुम समझते क्या हो, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है हम ये पूछ रहे हैं। चलो बताओ कोई। क्या क्या? किसको? नहीं, तुम क्या बोल रहा है? अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे चार पैर वाला को घोड़ा बोलते हैं, इस टाइप से थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो अब देखो, हाँ एक हम एग्जांपल से समझाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या और रेजिस्टिविटी क्या है, समझना ध्यान से। पहला चीज इसके बारे में ये कर लो कि जो रेजिस्टिविटी वर्ड है, जैसे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, उसी तरह रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस नेचर का है उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये सब चीज है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है उसको हम एक लाइन में समझाते हैं, ठीक है। समझना खाली ध्यान से। जैसे कि मान के चलो कि एक रोड है, ठीक है, और वहां पर ऐसा जर्किंग लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर से जो भी व्हीकल आएगा, जो भी व्हीकल आएगा, ठीक है, तो जब ये व्हीकल इसको जाएगा तो ये, अगर हम इसको डिफाइन करें कि ये जर्किंग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि विच अपोजेस द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ एनी व्हीकल। यानी कि व्हीकल का मोशन जो अपोज करे उसको हम लोग जर्किंग बोलते हैं, इस टाइप से, ठीक है। समझना है ध्यान से। अब
एक जर्किंग ऐसा है, एक जर्किंग इतना बड़ा है, समझना बस। ठीक है, तो देखो ये जो छोटा वाला जर्किंग है ये भी उस मोशन को अपोज करेगा, ये बड़ा वाला जर्किंग है ये भी उस मोशन को अपोज करेगा, पर दोनों में फर्क क्या है, कौन सबसे ज्यादा अपोज करेगा ये बताओ। दूसरा वाला, है ना। अब हाँ, अब समझना कि रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है कि जिसका फ्लो चार्ज फ्लो को अपोज करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या है कि कितना अमाउंट तक, यानी उस कितना कैपेबल है उस चार्ज फ्लो को रोकने के लिए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। दोनों चीज क्लियर है, हम क्या बोले कि चार्ज फ्लो को जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है, और कितना हद तक उसको अपोज करता है, यानी कितना उसके पास ताकत है अपोज करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो आज के बाद रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो चार्ज फ्लो को अपोज करे, और रेजिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है कि कितना अमाउंट तक वो अपोज कर सके, यानी कितना मतलब बोल सकते कितना हद तक उस चीज को अपोज कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल है किस टाइप का, सोना का है, लोहा का है, एल्युमिनियम का है, उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर कितना है, कम है ज्यादा है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको उतार लो पहले, सबसे पहले फटाफट कॉपी में। हाँ बोलो। क्यों होता है, देखो हम लोग को जैसे एफ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला ये है, तो वो सब साइंटिस्ट लोग अपना रिसर्च कर लिया है। क्या रिसर्च किया कि ये सब जो हम लोग लिखते हैं ना, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ाना है कि वो कितना करता है, वो अपना जैसे जो भी रिसर्च करने वाला है वो निकाल के बैठ गया। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर याद होगा तो, थोड़ा ग्रेविटेशन पढ़े थे। तो ये मास के प्रोडक्ट पे क्यों डिपेंड करता है, ये चीज हम लोग को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, कितना कैसे करता है ये चीज, जैसे कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये सब साइंटिस्ट लोग देख लिया अपना एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करके, क्या लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उस पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज से, ठीक है? या फिर इसको तुम जानता प्रैक्टिकली ऐसे समझो, समझना इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि समझना ध्यान से, अगर 10 कार को हम इस रोड में भेजें, समझना, और 10 कार को हम इतना चौड़ा रोड में भेजें, किसमें फ्लो आसान होगा, पतला वाला रोड में कि बड़ा वाला रोड में, बड़े वाला रोड। यानी इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसमें, हाँ इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस। उसी तरीके से इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब एक रास्ता इतना छोटा है और एक रास्ता इतना बड़ा है। ठीक है, इसमें गाड़ी तुरंत पार हो गया, लेकिन इसमें पार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बोलेंगे इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा कि इसमें ज्यादा। मान लीजिए चलो इसमें ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर इतना है और इसमें इतना स्पीड ब्रेकर है, तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, ये बताओ किसमें ज्यादा होगा, सेकंड वाला में। तो इसीलिए, हाँ इसीलिए अपना साइंटिस्ट लोग को अपना देख लिया, उतना हम लोग को पढ़ना नहीं, हम बस एक एग्जांपल से बता दिए कि चौड़ा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लंबा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी में आराम से उतार लो। अगर इसको लिखना भी चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो कि एरिया पे ऐसे क्यों करता है, इस पे क्यों करता है, पर उतना पढ़ना नहीं है, बस हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, ये कौन सा एरिया है, इस वायर का कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल कैसे पता करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे पता करेंगे, नहीं काटना नहीं, काटना नहीं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हम वो एरिया लेंगे जिसके थ्रू करंट जा रहा हो। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम इस वाले को देखें, इस वाले को, तो इसी के थ्रू देखो जा रहा है एरिया। यानी कि पता करने का एक चीज हम बताते हैं, जिधर करंट जाएगा उसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो भी परपेंडिकुलर सरफेस होगा वही एरिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया।
करंट जिस डायरेक्शन में जा हाँ करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा वही तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, समझने के लिए हम बताएं। और लेंथ अलोंग द करंट, जिधर करंट जा रहा है जिस तरफ उसी तरफ को लेंथ लेते हैं। ठीक है, चलो अब इतना हो गया, मिटा दें सबको। चलो, तो किसी में कंफ्यूज नहीं होना, ना रेजिस्टेंस में कंफ्यूज होना, ना रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज होना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी पे, सबसे पहला क्वेश्चन कि जैसे कि मान के चलो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, समझना। हाँ, जैसे कि मान के चलो ईटा होता है ना, ईटा, उसको समझो कि एक कोई कंडक्टर का ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, इस टाइप से, जिसका ये लेंथ है ए, ये वाला लेंथ है बी, और ये लेंथ है सी। ठीक है, तो एक बार क्या किए, ये सब टर्मिनल्स है, जैसे यहां से करंट देंगे तो यहां से जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, इसको देते हैं एक्स वाई। ठीक, और एक बार कनेक्शन यहां दिए। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन में हम कनेक्शन एक्स वाई से देंगे, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई कितना होगा, और एक बार कनेक्शन हम इसमें दिए पी क्यू के अबाउट, इसके थ्रू, तो रेजिस्टेंस अबाउट पी क्यू कितना होगा। चलो बताओ तो। बोलो। चलो, हाँ हाँ, हाँ, तो देखो इसमें पकड़ना क्या है, इसमें सिर्फ ये पकड़ना है कि कौन सा लेंथ है, कौन सा एरिया है, यही सब पकड़ना है ना। तो जैसे कि अगर हम एक्स वाई के अलाउ देखें, ठीक है, तो इधर करंट जा रहा है, तो इधर करंट जा रही नहीं, ए लेंथ है तो इसको लिखेंगे रो, लेंथ हो गया ए, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो बीसी होगा। देखो ध्यान से, ये जो एरिया है बीसी, उसी तरीके से अगर पीक्यू देखा जाए तो रो, अब इधर जा रहा है इधर, तो अलोंग द करंट, करंट के डायरेक्शन में बी है, तो लेंथ हो गया बी डिवाइडेड बाय, अब क्रॉस सेक्शन एरिया ये इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, तो नीचे हो गया इसी। समझ में आया कैसे निकालें। ठीक है, तो इस टाइप, हाँ हाँ, बोलो बोलो। रो का कोई महत्व नहीं रहे, मान के चलिए कोई मटेरियल है, कोई नहीं, खाली याद रखना कि रो एक रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल का, और एक कांस्टेंट लगाना है आगे फॉर्मूला में, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अभी तुम इतना ही समझो खाली। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, अब देखना लोग कहां पर फंस जाते हैं या बेवकूफ बनते हैं, समझना ध्यान से। हाँ, अगर तुमसे हम ये क्वेश्चन पूछें कि इफ लेंथ इज डबल्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा बस, क्योंकि सबको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ, तो लेंथ को डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो यही गलत चीज दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, अब समझना कि हम लोग गलत
तुम लोग को क्यों बोल रहे हैं हम, समझना खाली ध्यान से, ठीक है। अगर ये एक हाँ वो सही पकड़ा। अगर ये रेजिस्टेंस एक वायर है, लेंथ एल है, समझना खाली, और इसका एरिया ए है। अगर इस वायर को तुम डबल कर दिए खींच, हाँ क्योंकि लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो एरिया वही रहेगा कि एरिया घट जाएगा, खाली ये बताओ। अगर इसको हम डबल कर दें एरिया घट जाएगा, है कि नहीं। उसको जैसे ही खींचेंगे तो हम क्या बोले थे, इफ लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को डबल कर दिए, ठीक है, समझना खाली क्या बोल रहे हैं। लेंथ को अगर हम डबल कर दिए वायर का, ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो यही रहेगा कि अब नया ए डैश बन जाएगा। अगर इसको डबल कर दिए तो ए डैश बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जल्दी करने के लिए, है ना, सिंपल जल्दी करने के लिए हम क्या बोलेंगे, देखो ये फॉर्मूला था ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या किए, तो मैथ्स के हिसाब से अगर हम ऊपर भी एल और नीचे भी एल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एल से मल्टीप्लाई भी कर दिए, एल से डिवाइड भी कर दिए, तो ये हो गया रो ऊपर एल स्क्वायर, नीचे ए इंटू एल, इस वायर का क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। अब तुम खाली ये बताओ, अगर हम वायर को खींच रहे हैं, चाहे कंप्रेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कौन सा चीज होगा जो वायर का चेंज कभी नहीं करेगा। एक तो वॉल्यूम चेंज कभी नहीं करेगा, रो वही रहेगा कि रो चेंज होगा, वही रहेगा, क्योंकि हाँ, वो तो मटेरियल पे डिपेंड, कैसे थोड़ा मोड़ने पे लोहा लोहा से सोना बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। वो मटेरियल वही का वही रहेगा। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यानी लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ एक, हाँ तो याद रखना, अरे गधा, उसको तुम खींचेगा चाहे कुछ भी करेगा, जैसे आटा, मम्मी जब शांति होगी तो कुछ भी करने से उसका जो वॉल्यूम एक बार रहता, तुम उसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तुम एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो कहीं ऐड कर नहीं रहे, ठीक है। तो हमेशा हाँ, तो ये चीज जो है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर तभी लिखना इफ वायर इज कांस्टेंट। एक वायर कांस्टेंट है, मतलब कि एक इतना ही वायर लिए, तो बोलोगे कि सर अभी जो हम लोग पढ़े आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये कब लगाना है। तो ये तब लगाना है, मान के चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि 5 मीटर का वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो बताओ 10 मीटर वायर, सेम वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या आंसर दोगे। अगर 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस आर है तो उसी वायर का 10 मीटर का रेजिस्टेंस 2R होगा। तो इसमें वायर कांस्टेंट नहीं है, वायर वायर सेम है। जैसे कि दुकान में लेने गए तुम तार, तो बोलेगा कि भाई कैसे मीटर है, तो वो 1 मीटर का इतना बताता है, तो बोलेगा 2 मीटर दे दो, तो रेट डबल हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हारा डबल हो गया। तो उसी तरीके से वायर को अगर हम सेम वायर का लेंथ डबल कर देते हैं, सेम वायर का लेंथ डबल, ठीक है, और इसमें वायर कांस्टेंट रखे हैं सेम इसको, और उसको खींच कर अगर डबल कर रहे हैं, तो ये चीज, दोनों में फर्क समझ में आया कि कब ये वाला लगाना और कब ये वाला लगाना, ठीक है। अगर वायर सेम वायर को अगर खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और वायर का सिंपली लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेम वायर का लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम यहां बताते हैं, सिंपल समझना। अगर इसी फॉर्मूले में हम मैथ्स के हिसाब से ए और ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, तो इसको बोल सकते हैं रो वी बाई ए स्क्वायर। देखो तो ए इंटू लेंथ वी हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब सेम वायर को या तो खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए, ठीक है। तो ये जब बोलेगा कि एरिया को हम कर दिए 16 टाइम्स, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा, क्या बोलोगे।
अगर एक ही सेम वायर का एरिया हम 16 टाइम्स कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा कि 1/4 टाइम्स होगा? अरे गधा, फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। अगर हम एरिया को 16 टाइम्स कर दिए, ठीक है, एरिया बढ़ा रहे हैं ना, तो एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? पहले ये बताओ तो। घटेगा ना। तो 4 टाइम्स होगा कि 1/4 टाइम्स होगा? 1/4 होगा ना। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, इसको भी उतार लो। ये तब करना है जब सेम वायर को या तो कंप्रेस किया जाए, कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड। ठीक है, कौन सा? हाँ ये, हाँ वो ही सिंपल वायर का है, ये वाला। ये सब इधर लगाना जब वायर के साथ कुछ नहीं किया जाए, और ये फॉर्मूला तब लगाना जब सेम वायर को कंप्रेस किया जाए या इलोंगेटेड किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, चलो देखो। अब जैसे कि ऐसे समझना, हाँ, एक वायर का रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम पर मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम पर मीटर। इसका मतलब वो जो वायर होगा उसका 1 मीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम होगा, 2 मीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। तो जहां भी ऐसा लिखा रहा है 5 ओम पर मीटर, तो उसको ऐसे ही समझना कि वो पर मीटर के हिसाब से। जैसे वो दुकान में जाते हो ना, तो बोलते हैं भैया तार देना, तो बोलते हैं 10 रुपया मीटर, 20 रुपया मीटर। तो जितना मीटर होता है वो कैलकुलेट करके दे देता है। तो कहीं पे इस टाइप का रहा कि मान के चलो 5 ओम पर मीटर दिया है। ठीक है, अब समझना, हाँ, जैसे कि एक वायर है, ठीक है, जिसका 7 ओम पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस वायर का रेडियस है 14 मीटर। ठीक है, और ऐसे कनेक्शन दिया हुआ है कि इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट निकलेगा। ठीक है, तो बताना ये है कि ये जो पूरा वायर है, ये वाला वायर यहां से लेकर ये वाला पूरा गोल वाला वायर, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? बताओ तो कैलकुलेट करके। निकला?
616 देखते हैं। देखो तो इसको समझना कैसे है कि अगर करंट यहां से जाएगा तो करंट, क्योंकि देखो यहां से करंट दो रास्ता है, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक वायर है और यहां से लेकर यहां तक एक वायर है। यानी कि अगर इसको हम इसको अगर हम सर्किट की तरह देखें तो एक रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस नीचे है, इस टाइप से। ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस ऊपर हो गया, एक रेजिस्टेंस नीचे हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में। अब हमको, हाँ तो अब हमको ये पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हम ये दे रखे हैं, ठीक है, कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 7 ओम पर मीटर है। तो हमको ये निकालना होगा कि यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है, यहां तक। तो हमको पता है टोटल 2 पाई आर होता है, तो ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, पाई आर होगा। पाई आर का मतलब 22/7 इंटू रेडियस है 14, तो ये हो गया 44 मीटर। ठीक है, समझ, खाली समझना। तो 1 मीटर का 7 ओम है, तो 44 मीटर का कितना होगा, कोई निकाले? तो 44 इंटू 7, 308। तो ऊपर अगर 308 है तो नीचे भी 308 होगा। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है और ये पैरेलल में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस याद है कैसे देते थे, आर आर का कितना होता था, R/2। तो इसका आधा कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 150। समझ में आया लॉजिक हम क्या बताएं? हाँ, जैसे इस वायर का बोला है ना जी, इधर को तो तुमको नहीं बोला, तो जिस वायर का बोला है उसका दे रखा है, तो उसका कैलकुलेट करके दे देना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर वायर का कनेक्शन कुछ ऐसा होता, अच्छा एक चीज और, अगर कनेक्शन ऐसा होता तो अगर यहाँ से आई जाता तो इधर कितना जाता और इधर कितना जाता, I/2 I/2, आधा आधा जाता, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर और नीचे दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं सेम। ठीक है, बनाना तुम लोग को है कि अगर यही सर्कल में एक कनेक्शन इधर से होता और एक कनेक्शन इधर से होता, और अगर करंट आई जा रहा है, ठीक है, वापस इसका जो रेडियस है वो है 14 मीटर और रेजिस्टेंस 7 ओम पर मीटर है, तो सबसे पहले ये बताना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और ये भी बताना है, अच्छा ये जो करंट जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बताना है कि इस वायर और इस वायर में कितना कितना करंट जाएगा। चलो बताओ, अगर ये आई है तो इस वायर और इस वायर में कितना कितना जाएगा। हाँ, निकला।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस 15.5, 115.5। चलो ठीक। और बताओ। हाँ, इसका भी वही है, 7 ओम पर मीटर है। बोलो बोलो बोलो। 33/2 आ रहा है। चलो दूसरा आंसर 33/2। और बताओ। चलो, और करंट कितना कितना आ रहा है? I/4 किसमें, इसमें या इसमें? छोटा वाला में कितना? 3I/4। और इसमें कितना? I/4। ठीक है। देखो हम इसको, हाँ ठीक है, अब देखो हम इसको कितना आसानी से सॉल्व करते हैं, समझना खाली ध्यान से। हाँ, वो तो दे रखा है 7 ओम पर मीटर, इसको रहने दो पहले। ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल आर लेके चलते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि जो टोटल सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, और 2πr का मतलब 2 × 22/7 और रेडियस है 14, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? ये 88। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 88। तो हम ये बोलेंगे, ध्यान से समझना, कि अगर ये टोटल 88 मीटर है टोटल, तो ये वाला हो गया 22 और ये वाला हो गया 66। ठीक लिखे हैं, देखो तो, इंटू इंटू 7 क्योंकि ये 7 ओम पर मीटर है। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका भी जो भी वैल्यू आएगा वो रहने देते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसका और इसका रेशियो, तो बोल सकते हैं 1:3 के रेशियो में है। देखो तो, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1:3 के रेशियो में, तो करंट किस रेशियो में जाएगा? 3:1 उल्टा। तो हाँ, तो ये 3, हाँ तो ये हो गया 3I/4, ये हो गया I/4। और हमको पता है कि R इक्विवेलेंट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो दोनों को ऊपर प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 66 इंटू 22 इंटू 7 और लास्ट में दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 88 इंटू 7। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 4 कैंसिल होगा, ये 33 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 33 इंटू 7 डिवाइड, हाँ यही है। समझ में आया लॉजिक? खाली रेजिस्टेंस क्या किए, पहले लेंथ निकाल ली। ये इधर वाला 22 मीटर है, उधर वाला 66 मीटर है। और कितना, कैसे है, ये 7 7 ओम पर मीटर है, तो 7 7 मल्टीप्लाई कर दिए। और हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है कि ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में 2 क्वेश्चन देते हैं। कि अगर एक सर्कल से, अब कुछ नहीं दिया, बोला कि सर्कल का कुछ रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है वो कुछ नहीं बोला। बोला एक कनेक्शन यहां से दिए
और एक कनेक्शन इधर से निकाल दिए और ये आपस में 60 डिग्री बना रहा है, करंट आई। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो करंट आई है इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट मारेगा, इधर कितना होगा इधर कितना, बताओ। नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा। चार्जर ले आओ तो फटाफट, उस मोबाइल का चार्जर लेके आओ फटाफट। हाँ जल्दी लेके आओ। ठीक है सर, सब क्लियर हो गया? देखो अब क्लियर आ रहा होगा सब कुछ। हेलो, क्लियर चल रहा है? हाँ, चलो बनाओ बनाओ। अरे चलो, एक सेकंड तुम लोग रुको, हाँ तब तक क्वेश्चन बनाओ ये वाला, है ना। नेट का इश्यू आ रहा है, रुको। अरे ये ला दूसरा वाला ला, मोटा बड़ा वाला, नीचे से। हाँ नीचे से जल्दी लेके आओ। अटक अटक के क्या हो रहा है? ठीक है, वीडियो क्लियर हो गया? देखो तो एक बार चेक कर लो सब, वीडियो क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाओ वाला। कुछ रेडियस वेडियस कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है कि एक गोल, हाँ बोला गया है कि एक गोल सा वायर है, ठीक है, 60 डिग्री की है, कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं। निकालना क्या है, इधर वाला करंट और इधर वाला करंट कितना कितना होगा, अगर ये आई जा रहा है तो। बोलो।
ठीक। देखो कितना आसान है ना, तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले लिए। देखो सिंपल क्या बोलना है, समझना ध्यान से, कि मान लेते हैं कि पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है उसका रेजिस्टेंस आर है, मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ऐसा 60 डिग्री वाला टोटल 360 होता है, तो ऐसा 60 डिग्री का कितना पार्ट्स बनेगा? 6 पार्ट्स। तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला का रेजिस्टेंस R/6 हो जाएगा, इधर 5 पार्ट यानी 5R/6 होगा। सिंपल सा, कि अगर टोटल R होता, ये 60 डिग्री होता, तो जैसे 6 हिस्सा बनता, तो ये R/6 या 5R/6। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का रेशियो हमको पता है, करंट डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में है ही, तो ये जो है ये 1:5 के रेशियो में, 1:5, तो करंट किस रेशियो में जाएगा? 5:1 के रेशियो में। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि इधर जाएगा, हाँ तो इधर जाएगा I/6 और इधर जाएगा 5I/6, खत्म हो गया, कुछ नहीं। समझे? तो इसी टाइप से करना है। और एक फाइनल क्वेश्चन, कि अगर यही एंगल कुछ नहीं दिया जाता, बोलता थीटा है, सिर्फ थीटा, एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, तो बताओ अब ये जो I1 और I2 होगा, इस I1 का वैल्यू कितना होगा और I2 का वैल्यू कितना होगा? चलो बना फटाफट। देखो ध्यान से समझना, कि अगर इधर वाला थीटा है, इधर वाला, तो हमको पता है कि इधर वाला जो होगा वो 360 मतलब 2π माइनस थीटा, या फिर 2π नहीं समझ में आता तो इसको लिखो 360 माइनस थीटा, एक ही बात है। उसके बाद समझना खाली ध्यान से, कि हम ये I1 और I2 कैसे निकाल रहे हैं। मान के चलते हैं कि इस पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस R है, पूरे सर्कल, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा समझना खाली ध्यान से। हाँ, इस टोटल R को हम यूनिटरी मेथड 360 से डिवाइड कर दिए। जैसे कि इससे पहले हम कैसे निकाल सकते थे कि R को 360 से डिवाइड कर दिए और हमको 60 डिग्री का चाहिए था, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो R/6 आया। उसी तरीके से
आर को हम 360 से डिवाइड कर दिए और हमको सिर्फ कितना एंगल का चाहिए, थीटा एंगल का चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया इसका R2 का, R2 का वैल्यू लिख लेते हैं। और इधर वाला R1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा R/360 इंटू ये एंगल कितना है 360 माइनस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया, देख लो तो सबसे पहले। फिर से समझो इसको, ठीक है। ये सब थोड़ा टफ चीज है, ये सब 12th पार्ट का। देखो ध्यान, इधर थीटा है, इधर 360 माइनस थीटा है। तो हम ये बोले कि अगर टोटल रेजिस्टेंस हम आर मान के चल रहे हैं तो इधर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा थीटा एंगल का। तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड, इस आर को टोटल एंगल से डिवाइड कर दिए। आर पूरा 360 डिग्री का था तो 360 से डिवाइड कर दिए, और हमको कितना एंगल का चाहिए, बस थीटा एंगल का चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरीके से अगर हमको इधर वाला चाहिए तो हम क्या किए, आर डिवाइडेड 360 इंटू 360 माइनस थीटा कर दिए, ठीक है। तो ये निकल गया R1 और ये निकल गया R2। अब हमको पता है कि जो करंट जाएगा I1 बाय I2, I1 बाय I2 वो क्या होता है, R1 बाय R2 क्या R2 बाय R1, R2 बाय R1, ठीक है। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे, समझना कर ध्यान से। अगर डिवाइड करोगे R2 और R1 को तो ये R भी कैंसिल, 360 भी कैंसिल, तो क्या ये बचेगा, देखो तो, थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस थीटा। समझ में आया। तो I1 और I2 का ये रेशियो निकल गया, ठीक है। और टोटल करंट कितना है I। तो क्या मैथ के हिसाब से आप I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्या जी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। I1 बाय I2 का रेशियो मिल गया ना। जैसे मान के चलो कि पहले वाला क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता, तो इसको क्या लिखते हो, देखो तो, ऊपर 60 होता और नीचे कितना होता 300। देखो 1:5 आ गया। तो अगर 1:5 पता चल गया तो उसको डिवाइड मार देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ एंगल तो दिया नहीं था, तो बस I1 और I2 का रेशियो कितना निकल गया, थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस थीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। आ गया ना। तो इस, हाँ ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोगों को निकालना है। ये सब थोड़ा एडवांस टाइप का हो गया, कैसे करना है थीटा वाला क्वेश्चन सारा कुछ, ठीक है। तो जब भी थीटा वाला क्वेश्चन आएगा करना ऐसे ही, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं ना। कभी कभी पता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालने दे देगा, कि बोलेगा कि टोटल रेजिस्टेंस आर है, बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है। तो R1 और R2 तो निकाल ही लिए, तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट सिंपली हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब कुछ करना नहीं, R1 R2 का वैल्यू सब पुट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल गया। करंट का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से निकल गया। समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली ज्यादा इस चीज। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ, इधर से करंट आया और इधर से करंट चला गया, ठीक है। तो ये जो पूरा है, ये जो वायर है, कौन कौन सा वायर है, ये वाला वायर, एक ये वाला वायर हम थोड़ा डार्क करके बना दे रहे हैं, और ये वाला वायर, ये सब वायर है, ठीक है। और करंट इधर से आया, इधर से चला गया। और ये बोला गया है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो है 5 ओम पर मीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस गिवन है वो है 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि अगर इसका रेडियस 7 मीटर है तो इस पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना जल्दी बता सके। चलो ट्राई करो फटाफट।
70, 70, 65, 55। ठीक है, हाँ लिख ली। फिफ्टी फाइव। देखो देखो कितना आसानी से आंसर देना, हमको पता है जो भी करंट जाएगा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में है। ठीक है, अब तीनों पैरेलल में है तो इसका जो लेंथ होगा ये 22 मीटर आ रहा होगा, और इसका भी लेंथ 22 मीटर आ रहा होगा, इसका लेंथ 14 मीटर आ रहा होगा। इसमें 5 ऐड इंटू कर देते हैं, इसमें 5 इंटू, इसमें 5 इंटू। ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम पर मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, और इधर हो जाएगा 110, और इधर हो जाएगा 70, यानी इसका 110, इसका 110 और ये 70। अब आंसर कैसे देना है, देखो अगर इस 110 और इस 110 को पकड़ा जाए पैरेलल में तो ये दोनों हो मिलके हो गया 55, और ये बचा 70, और ये 55 और 70 फिर से पैरेलल में होगा, तो लिखेंगे 55 इंटू 70 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 11 से 25 से 5, तो मेरा तो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है जी। देखो वाह, इसको देखा ही नहीं, ये 3 रेजिस्टेंस है ना जी, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये भी तो रेजिस्टेंस ही है ना। ठीक है, हाँ तो समझ में आया ना इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो छोटा रास्ता, अरे छोटा होता है तो ज्यादा उधर जाता है, हम थोड़ी ना बोले कि सब उधर से थोड़ी निकल जाएगा जी, इधर से भी तो जाएगा ना कुछ, काहे नहीं जी। अच्छा मतलब कि मान के चलो ऐसे 2 रोड है, यहाँ से ऐसे एक पतला रोड, यहाँ से गाड़ी जा रहा है, तो सब गाड़ी क्या इधर से ही मतलब चला जाएगा, या कुछ दोनों रोड में जाएगा, या कि एक ही रोड से पार हो जाएगा, सब दोनों में जाएगा ना। लेकिन ये चीज है कि उसमें थोड़ा कम जाएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा। वो तो हम लोग पढ़े थे शॉर्ट सर्किट के केस में, कि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि वो देखता है कि इधर बहुत रेजिस्टेंस है और इधर रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए इसीलिए सब करंट इधर पास हो जाता है। पर यहाँ ऐसा है कि कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, हर जगह, तो इसमें भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, तीनों में जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा, ये हम बोल रहे हैं। समझिए, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही, हाँ तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना। और नेक्स्ट क्लास में अभी और पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वाला बहुत सारा, जैसे कि इस टाइप, हाँ हाँ सब पढ़ेंगे, जैसे आगे पढ़ेंगे कि इस टाइप का रेजिस्टेंस को कैसे डील करना है, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। ठीक है, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आगे जाके कि अगर एक ऐसा वायर है और बीच में से इतना सा वायर को खोखला कर दिया जाए, यानी सिर्फ इतना ही बचा, बीच वाला काट के निकाल ली, तो उसका रेजिस्टेंस फिर कैसे देखेंगे। तो ये सब पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज और तुम लोग को हम बता देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से, ठीक है, नेक्स्ट वीक से अब जो भी क्लासेस चलेगा, ठीक है, अब हम लोग का एक नया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, तो उसमें सारा क्लासेस अब उसी में चलेगा। तो उसमें फायदा तुम्हारा क्या क्या है कि उसमें बार बार तुम लोगों को ये सब रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, एडमिट नहीं करना है, कुछ नहीं, उसमें तुम लोग पहले से ही एडेड रहोगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, घर में आराम से खाली क्लिक करना है, यहाँ से एडमिट करने का कोई झमेला नहीं है अब। ठीक है, और उसमें तुम्हारा नेट भी कम खाएगा, पहला
प्लस पॉइंट, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन भी है कि तुम्हारा अगर तुम चाहते हो कि मेरा नेट कंजप्शन कम है तो उसमें इनेबल लो बैंडविड्थ मोड का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग एक नया चैंपियंस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए, एक नया ऐप हम लोग बनाए हैं, सिर्फ वो जो ऐप है उसमें सिर्फ लाइव सेशन कंडक्ट करवाने के लिए। ऐसे भी उसमें बहुत सारा काम होगा, तो सिर्फ नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से सारा क्लासेस उसमें ही रन होगा, और उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तुम लोगों को एक कोड मिलेगा, एक पहले तो सबसे पहले एक ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करना, एक कोड मिलेगा, उस कोड को फिर उसमें डालना, फिर एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाओगे तो तुम्हारा एक क्रेडेंशियल स्टोर हो जाएगा, और हमेशा उसी यूजर नेम पासवर्ड से तुमको वो चलाना है उस ऐप को, ठीक है। वो कुछ नहीं, एक हम लोग बता देंगे फोन करके, ऐप में सब कुछ वहां लिख के बता देंगे। तो याद रखना मंडे से सारा क्लासेस उसी में चलेगा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? हाँ बोलो। सब 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 उसमें झमेला नहीं है, तुमको जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें सारा लाइव रिकॉर्डिंग सारा उसी में रहेगा तुम्हारा, तो तुमको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। तुम वहां जैसे क्लास खत्म होगा 1 घंटे के बाद तुरंत तुमको वही उसी ऐप में तुमको सब जो तुम क्लास हुआ है उसका वीडियो मिल जाएगा 1 घंटे के तुरंत ही, ठीक है। नहीं, अब यूट्यूब पे सब बंद, गूगल मीट सारा बंद, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, अब जो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना टेंथ के लिए वो लोग करवा लेना, क्योंकि मंडे से वो सब सारा बंद हो रहा है, ठीक है। इसलिए सब कुछ अब इसी पे चलेगा, ठीक है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, कुछ भी मिनिमम अमाउंट देके 4,000 3,000 5,000 देके कुछ भी है, अपना खाली टेंथ का रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। लॉकडाउन खुलेगा तब आराम से फीस वीस देना उसमें, खाली ये सब रजिस्ट्रेशन करवा लेना फटाफट, वरना फिर इसमें दिक्कत होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बाकी सारा चीज हम समझा देंगे। अब यूट्यूब वगैरह सब बंद हो जाएगा, गूगल मीट सारा बंद हो जाएगा, हम लोग का सिर्फ यही चलेगा, चैंपियंस एजुकेशन करके ये सब प्लेटफॉर्म है उसमें चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये खत्म होगा, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जंप करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा फिर मैग्नेटिक, ज्यादा नहीं, देखो एक क्लास और लगेगा, 2 क्लास और लगेगा, हम लोग का इधर करंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हम रखते हैं, मेरा क्लास है नेक्स्ट, ठीक है, चलते हैं।